गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कुमार। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इम्पल्स रहेगा। तो लीनियर इम्पल्स क्या होता है कि फोर्स एक्टिंग पर शॉर्ट रिलेशन ऑफ टाइम देन इम्पल्स इज क्रिएटेड। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा फोर्स की मतलब कि कोई मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उस फोर्स का मैंने जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत कम है तो वो फोर्स जो है का और इंटू डेल्टा टी हम करेंगे तो इम्पल्स वो कहलाता है, वो इम्पल्स कहलाता है। ठीक है। तो इम्पल्स ये जो होता है ये का इसका वैल्यू जो होती है जे का वैल्यू ज़्यादा कब होगा जब एफ का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब कैसा समझ लो कि अगर अगर दो बॉडी एक बॉडी है और एक बॉडी ये है। ठीक है। तो ये बॉडी दोनों बॉडी कोलाइड करेगा तो ये बॉडी इस पे जो होगा ना ये नॉर्मल नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल फोर्स लगाएगी। और ये दोनों जो नॉर्मल फोर्सेस होकर के क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन बहुत कम के लिए कोलिजन जो होता है एट द पॉइंट है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो ये इसका जो नेचर होगा एन का जो नेचर होगा एन का जो नेचर होगा वो इम्पल्सिव नेचर का होगा। ऐसा होगा इम्पल्सिव नेचर होगा। इस फोर्स का वैल्यू इम्पल्सिव नेचर होगा क्योंकि जो नॉर्मल जो फोर्स लग रहे हैं वो इम्पल्सिव है। वो फोर्स जो है वो फोर्स जो है क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन टाइम के लिए लगा करके और यहाँ पर डिफॉर्मेशन भी होता है, थोड़े टाइम के लिए डिफॉर्मेशन होता है। बॉडी कोलाइड किया, डिफॉर्म किया और क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लग रही है तो ये इम्पल्स होता है। और इम्पल्स को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मास है जिसकी एक फोर्स लगाया t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू p इसके फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई और एट टाइम t इक्वल टू t1 पे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं काइनेमेटिक्स से। तो v2 इक्वल टू हम c1 प्लस a इनटू इस टाइम पे जिस टाइम पे पूछ रहा हो फाइनल वेलोसिटी क्या हम उस टाइम पे निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स दिया हुआ एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एनएलएम में हमने क्या पढ़ा, एनएलएम में हमने क्या पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू हमने dp बाई dt पढ़ा, फोर्स इज इक्वल हमने dp बाई dt पढ़ा। ठीक, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल फोर्स है। तो इसको मैं ऐसा इसी को मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अगर जीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अगर जीरो होता है तो क्या होता है मोमेंटम कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास होता है जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो होता है। तो इसी को अगर मैं देखूं कि अगर फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt होता है, फोर्स अगर dp बाई dt होता है तो इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं फोर्स इंटू dt को तो क्या इज इक्वल टू dp आ जाएगा और क्या f d टू डेल्टा t हो जाएगा ये और ये p हो जाएगा। तो ये डेल्टा p हो जाएगा सॉरी। तो क्या फोर्स इंटू डेल्टा t जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है और इसी को हम नाम दे देते हैं इम्पल्स दे देते हैं। लेकिन f जो होता है ये एक्सटर्नल होना चाहिए, f एक्सटर्नल होना चाहिए। क्या यही फोर्स जो होगा लीनियर मोमेंटम चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए रिस्पांसिबल होगा। तो इसके तीन केसेस बनाए जा सकते हैं, कैसे होता है इसके तीन केसेस। केस वन क्या होता है, केस वन होता है क्या, केस वन बोल सकते हैं व्हेन f इज कांस्टेंट। दूसरा केस हो सकता है तो f इंटू सिंपली क्या लिख सकते हैं dp लिख सकते हैं इज इक्वल टू dp लिख सकते हैं। तो यहाँ से f इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू p आ जाएगा सिंपल से। लेकिन दूसरा केस में अगर टू ले लूँ कि अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो कैसे चेंज करेंगे। तो फिर सिमिलरली हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 2 इंटू टी इंटू किसे डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी पी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डी पी मिलेगा और इसी को हम क्या बोल देंगे इम्पल्स बोल देंगे। तीसरा केस इसमें भी आता है, तीसरा केस इसमें आ सकता है क्या आ सकता है
कि फोर्स जो होगा केस क्या हो सकता है कि फोर्स जो हो फोर्स वर्सेस टाइम का एक ग्राफ आ जाता है। फोर्स और टाइम का ग्राफ दे देगा, मतलब कि ऐसा समझ लो कि तुमको फोर्स दे देगा 20 न्यूटन दे देगा और ये ग्राफ दे देगा। ऐसा समझ लो कि ये टाइम 4 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, ये 12 सेकंड है, तो t इक्वल टू 12 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ लेगा। तो अब कैसे निकालोगे? आप सिंपल से निकालोगे तो एरिया अंडर का, तो यहाँ से इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दोगे प्रकार से। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है कि पी आई इज इक्वल टू जे प्लस पी एफ होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि 10 इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? मास मान लो कि पार्टिकल की, इसलिए अगर मान लो कि 10 kg में दे दिया हूँ, इनिशियल वेलोसिटी से मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा कितना? 10 × 2 प्लस और ये क्या हो जाएगा? एरिया अंडर कर्व ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा? ये 12 + 4 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो नहीं पता, फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी नहीं पता, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी और इनटू मास कितना है? मास कितना दिया हुआ था? 10 kg है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? Vf इज इक्वल टू 2.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो एक ऐसा एग्जांपल देती है और इसका एरिया यानी फोर्स और टाइम का एरिया जो होता है वो हमें क्या मिलता है? इम्पल्स देता है। तो वो क्या इम्पल्स देता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होते हैं जनरली इम्पल्स के जो सॉल्व करने के लिए। इसका और भी इस्तेमाल है इम्पल्स के लिए। मान लो कि ऐसा समझो कि किसी बुलेट से, किसी गन से अगर तुम किसी को कितनी वेलोसिटी से हम फेंके हैं कि ये बुलेट जो है उस रेंज ट्रैवल कर ले 10 × √3 ट्रैवल कर ले। तो ऐसे आगे थीटा दिया होता है, किसी स्टीडियो पे एंगल पर फेंका गया, यू तुमसे पूछ लिया, रेंज दिया हुआ है, तो तुम्हें कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे जे दिया गया है, जे दिया गया है, ठीक, मतलब कितना हम जे दें वेलोसिटी। तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? 2u² sin थीटा × cos थीटा अपॉन जी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर रेंज दिया होगा 10 × 3 × 2u² × sin 60 × cos 60 अपॉन जी समझ लो। तो यहाँ से देखो अननोन क्या है? u अननोन है, तो u आ गया। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, इनिशियली तो 0 ही रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना से आ गया? फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया? जो भी है फाइनल वेलोसिटी आएगा। क्या इन दोनों का वेलोसिटी का चेंज जो होगा क्या वो लीनियर क्या चेंज इन v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा v होता है, और ये भी j होता है, तो मतलब क्या समझ सकते हो कि यहाँ से j भी निकल गया, vf निकल गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से फेंकनी चाहिए और यहाँ से इम्पल्स कितना लगाया गया होगा ये भी पता चल गया। तो इसके ये एप्लीकेशन है, और इसके एडवांस वर्जन की आप बात करो, इसके थोड़ा सा मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो इम्पल्स कैसे समझ सकते हो कि दो बंदा है, ठीक, एक में रस्सी है, लेकिन उस पर स्प्रिंग है। तो जो बंदा को मैं रस्सी से केवल गिराऊंगा, छल्ले से फेंकूंगा, तो रस्सी वाला जो बंदा होगा वो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा वो इम्पल्सिव नेचर का होगा। लेकिन जो बंदा जिसमें स्प्रिंग लगा होगा और जिस रोप में स्प्रिंग लगा होगा वो बंदा बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लगेगी, लेकिन उस इम्पल्सिव फोर्स के जो होगा वो बर्डन करने में चला जाएगा स्प्रिंग, वो बर्डन करने में उस फोर्स जो होगा वो बर्डन करने में चला जाएगा स्प्रिंग को, और फिर एक टाइम के बाद T = mg हो जाएगा और बंदे की जान बच जाएगी, ठीक है। तो वो इसलिए वो वाला बंदा क्योंकि वहाँ फोर्स के इम्पल्सिव अब कुछ टाइम के बाद अब रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो वो केस जो होगा कि इम्पल्स
इम्पल्स, एक प्रॉब्लम करके दिखा देता हूँ। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हो कि एक ब्लॉक है इसको, जिसका मास है m है, जिसकी मास m है, ठीक। ये ब्लॉक है, नीचे जा रहा है, तो इस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, g sin थीटा, mg sin थीटा लगेगा, ठीक। इस पे नॉर्मल, इस पे लगेगा, इधर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा, और इधर नॉर्मल लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन है तो इधर म्यू एम जी कॉस थीटा लग जाएगा। तो ये आते रहते हैं, इसके ब्लॉक की वेलोसिटी जो हो गई v हो गई कुछ t टाइम के बाद, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो कितना टाइम लगा, तो यहाँ से इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो इसको। तो इसका सॉल्व करते हैं, एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, कि साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, इनटू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स। अच्छा मान लो कि हाइट अगर दिया हो h और ये थीटा एंगल दिया होगा, तो ये h cosec थीटा हो जाएगा, h cosec थीटा हो जाएगा, x cosec थीटा हो जाएगा। हम इसके अंदर वेलोसिटी अगर v होगी तो हाफ इंटू v नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बना लोगे। अब इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन यहाँ से लिखने के लिए एक तो आता है, इसको इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू इधर टी टाइम लगा ना, यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा, इज इक्वल टू जो हो जाएगा क्या, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी m इंटू v नॉट था, इनिशियल जीरो था वेलोसिटी, तो इनिशियल जीरो था वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या दो इक्वेशन है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो इसमें से अननोन जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, h cosec थीटा बच जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा h cosec थीटा अपॉन t इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू v नॉट। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, t निकाल सकते हो, तो टाइम निकल गया। तो ये थोड़ी एडवांस क्वेश्चन हो गई। मैंने x डायरेक्शन अलोंग द प्लेन फोर्स बार्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, और फिर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दिया, तो इसमें टाइम आ गया। ये थोड़े से एडवांस हो गए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन ऐसे समझ सकते हो कि कुछ असली इम्पल्स, इसमें एक और टॉपिक आ जाता है इम्पल्सिव नेचर की, कि कौन सा फोर्स इम्पल्सिव नेचर, तो इम्पल्सिव नेचर का होता है कि नहीं। तो मैंने बता दो कि नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब जो होते थे, ये बॉल है लटका हुआ है, तो इसके अगर मैं एक बॉल गिरा हूँ तो इसमें जो टेंशन जो होगा वो कब इम्पल्सिव नेचर का होगा, या इम्पल्सिव नेचर का होगा कि नहीं होगा। तो एक नोट है कि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये जो होती है इम्पल्सिव नेचर की होती है, इम्पल्सिव इन नेचर। दूसरा जो हमें ये होते हैं स्प्रिंग फोर्स, एस मतलब स्प्रिंग फोर्स, एम जी लग गया ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, ये जो होता है इम्पल्सिव फोर्स नहीं होता है, नेवर इम्पल्सिव। तो इतना ही है, मेन कॉन्सेप्ट यही है इम्पल्सिव का। क्वेश्चन देख लिया बस, थैंक्स।